ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 4 इन विच वी विल डिस्कस द किरचॉफ लॉ एंड सेल कॉम्बिनेशन। देखिए, दोनों ही टॉपिक ना आपके एटीसी और एओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करूँ एओ के एग्जाम के लिए, तो इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं या डायरेक्ट जो फॉर्मूला होते हैं, कैसे कंबाइन होने के बाद में क्या फाइनल रिजल्ट निकलता है, वो आपके एओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल बेसिस जब हम आ जाते हैं तो थोड़े से एटीसी के लिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है दोनों। और जो हमने लेक्चर नंबर 3 तक हमने पढ़ा था, बेसिक एक डेफिनेशन हमने डेवलप कर ली थी इलेक्ट्रिक करंट को लेके, उसी का थोड़ा सा आज एक एडवांस रूप देखेंगे कि कैसे हम उस फॉर्मेट को अपने जो सेल जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होंगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में जब हम सेल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वहाँ पे उसका यूज़ करके देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को लेके। तो रेजिस्टेंस आप सबने पढ़ा है कि भाई जो भी हमारे पास में चार्जेज हैं वो फ्लो करना चाह रहे हैं कंडक्टर के अंदर में, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी आ जाती है जो इनका अपोज करने की कोशिश करती है, तो उसी को हमने रेजिस्टेंस के नाम से जाना था। इसकी जो यूनिट थी वो आप लोगों ने ओम बताई थी, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर के नाम से भी हमने जाना था। कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी ऑल नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। तो वोल्टेज की हमारे पास में क्या होती है, वोल्ट होती है, और करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। तो आप लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर के नाम से लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन हमारे पास में क्या आएगा, ML2T-3 और A-2, यानी कि एम्पियर इसके अंदर में आ जाएगा, तो -2 इसका क्वांटिटी हम इसके अंदर में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस है वो आप लोगों ने क्लास जो हमने ली थी, सेकंड जो लेक्चर रहा होगा, उसके अंदर में रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से एनिमेटेड रूप में वहाँ पे समझने की कोशिश करी थी कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है और एरिया पे हमारे पास में इन्वर्सली डिपेंड करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब ये कांस्टेंट अड़ता है तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन आप लोगों ने वहाँ पे डेवलप करी थी कि हम कोई भी जो मटेरियल है उसका यूनिट हमारे पास में एरिया ले लें, यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें और यूनिट ही लेंथ उसकी लें, तो वो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर शो करेगा वही हमारे पास में क्या होगी, उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। जैसे आपको घर बना रहे हैं भाई, घर बनाने के लिए आप ईंटें रखते हैं, तो जो ईंट है ना वो सबसे छोटी बेसिक यूनिट है आपके घर बनाने के लिए। तो उसी तरह से कोई भी हमारे पास में एलिमेंट, कोई भी मटेरियल हमें डिज़ाइन करना है, तो उसका बेसिक से यानी छोटी से छोटी जो यूनिट होगी वो जितना रेजिस्टेंस हमें दिखाएगी वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि भाई जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टिविटी के नाम से आप जिसको जानोगे, क्या वो उसकी लेंथ या एरिया पे डिपेंड करेगा? नहीं, रेजिस्टिविटी कभी भी उसके लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। वो उसके किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का आप उसके अंदर में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या फिर किस टेम्परेचर पर आप उसको कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं। ओके, अब बात करें कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो टेम्परेचर के साथ में क्या होगा। तो इसका जो एटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो किसी भी टेम्परेचर पर आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया जाए, तो RT यानी कि टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर R0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में आपको पता होना चाहिए, या फिर कहीं कि हमारे पास में जो इसका जब टेम्परेचर दे रखा होगा आपके एग्जाम में, जो रेजिस्टेंस दे रखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों को गिवन होगा, और आपको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आपको क्या यूज़ करना है, R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल टी। देखो अल्फा क्या हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको जानते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि मेटल होंगे उनके लिए तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आप समझ पा रहे हैं कि 1 प्लस में पॉजिटिव बन जाएगा पूरा एरिया, यहाँ पर ये अल्फा डेल टी जो है वो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा उसी तरह से जो रेजिस्टेंस होगा वो भी उसका क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, इनके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है भाई, आप सबको पता है कि जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से हमारे कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर में मूव कर जाते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर्स का केस लेते हैं। ओके, अब बात करें ये रजिस्टिविटी जो है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो ये खाली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये ना तो उसके साइज पे डिपेंड करती है ना उसके शेप पर डिपेंड करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके बात करें कि जीएस का जो सेक्शन होता है वहाँ पर इनके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो आपका 60 नंबर का जो नॉन टेक्निकल आएगा वहाँ पे भी कुछ फिजिक्स बायो के या फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है यानी कि। ठीक है, एलिमेंट जो हमारे पास में हीटिंग एलिमेंट है वहाँ पर कौन सा यूज़ करते हैं, माइक्रोम करके हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूज जो हमारे पास में होते हैं, फ्यूज वायर जो होते हैं वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, हम टिन लीड अलॉय यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका क्यों किया जाता है, पहली चीज़ तो ये कि टिन जो लीड अलॉय है वो क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो रेजिस्टिविटी होती है। यानी कि लो रेजिस्टिविटी होगी तो कन्फर्म है कि वहाँ पर हमारे पास में क्या होने वाला है, उसका रेजिस्टेंस भी कम होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि जो रेजिस्टेंस बॉक्सेज होते हैं
रेजिस्टेंस बॉक्सेज होते हैं, आप लोगों ने अपने कॉलेज के अंदर में जब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता था। तो वो किसके बने होते थे? वो मैंगनीज और कॉन्स्टेंटाइन के बने हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि इनकी क्या होती थी, मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती थी और जो स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ करते थे इन रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बल्ब आप लोग देखते हैं अपने घर के अंदर में, पहले जो आया करते थे, आजकल तो CFL या फिर हम LED का ज़माना आ गया, तो उसके अंदर में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो टंगस्टन यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है GS के अंदर में कि भाई टंगस्टन ही हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उसका भाई जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत हाई होता है, 3300 केल्विन के आसपास में होता है। और ये हमारे पास में इतनी हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण में हम इसका बल्ब के अंदर में यूज़ कर लेते हैं। और बल्ब के अंदर में कौन सी गैस भरी जाती है, ये आप लोगों को सर्च आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है SSC के अंदर में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में। तो उसके अंदर में हम देखेंगे कि भाई कई बार तो एग्ज़ाम के अंदर में आर्गन गैस भी दिया गया है, यानी कि आर्गन गैस किस तरह की, आपको इनर्ट गैस के रूप में पता है। कई बार नाइट्रोजन गैस है, उसका भी वहाँ पे उसने सही आंसर माना है। तो आप लोगों को ये सर्च आउट करना है कि बल्ब जो है उसके अंदर में किस तरह की गैस को फिल किया जाता है ताकि हमें एक लाइट मिल जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे टंगस्टन यूज किया जाता है क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे पास में कनेक्शन वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो भी लो होगी। देखिए जो भी देखेंगे कनेक्शन, वैसे तो कहा जाए कि हमारे पास में सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी हम बात करें सिल्वर को, सिल्वर भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। फिर हमारे पास में कॉपर आते हैं, एल्युमिनियम आते हैं, इन सब का हम यूज़ करते चले जाते हैं। जो वास्ट यूज़ होता है ना हमारे पास में वो कॉपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन वायर्स के अंदर में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए जो क्लास है ना आज की वो कंसेप्चुअली ज़्यादा है इसके अंदर में, यानी कि AO के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हमारे पास में इसके अंदर में मटेरियल है। जैसे हमारी ये क्लास खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल डेप्थ में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स होंगे वो या तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होंगे, जिनके लिए ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि वो थ्रू आउट 4 साल तक डिग्री के अंदर में या फिर अपने डिप्लोमा जब उन्होंने किया होगा तो यही चीज़ें पढ़ते आते हैं। वो थोड़े से जो मैकेनिकल के साथ में जुड़े होंगे या फिर कंप्यूटर साइंस से जुड़े होंगे उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ये 12th के आसपास में क्लासेस में पढ़ा होगा, उसके बाद में बिल्कुल टच में नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा उनके लिए यहाँ पर बेस बना के मेरे को चलना पड़ेगा ताकि मैं आगे जब चीज़ें पढ़ाऊँगा तो और स्मूथली आप लोगों के साथ में चल जाएंगी। ये शायद हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी को लेके। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को लेके। फिर हम जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स था, मॉडर्न फिजिक्स का एक यूनिट हम कर चुके थे जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड हमने मैटर के बारे में बात करी थी। तो वो आई होप आप सब ने वो वीडियो देख लिया होगा और उसी का आगे का पार्ट हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके। फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मॉडर्न फिजिक्स ना बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। मैंने जैसे पेपर के भी दिखाए थे आप लोगों को उसके अंदर में, तो एक ही शिफ्ट का एक ही एग्जाम मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसमें ही 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ पर बने हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। अब देखिए जो हमारे पास में रेजिस्टेंसेज होते हैं उनका कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को लेके। देखिए जो मैंने आप लोगों को जब लेक्चर लास्ट टाइम पढ़ा रहा था, क्लासरूम लेक्चर देख रहे थे आप लोग, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने बेसिक बिल्कुल अच्छे से समझ लिया ना तो यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल स्मूथली समझ लोगे कि भाई हमें सीरीज़ के अंदर में किस तरह का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। जैसे मैं बात करूँ कि ये मेरे पास में एक सेल है, ठीक है, ये मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास में दूसरा रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन में ले लिया। ठीक है, ये मेरे 9 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। लेट अस सपोज इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहाँ से हमारे पास में निकलेंगे, हमारे पास में कहाँ से चार्जेस नेगेटिव से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे। मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ इसको। मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से चलना शुरू किए, तो यहाँ पर उनके पास में मान लो कितनी होगी, 9 जूल एनर्जी होगी। ये 9 जूल एनर्जी लेकर यहाँ पर चलेंगे, इस रेजिस्टेंस के अंदर में जाएंगे, कुछ एनर्जी को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, कुछ एनर्जी को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और कुछ एनर्जी को यहाँ ड्रॉप करेंगे और फाइनली जीरो एनर्जी के साथ में जीरो जूल एनर्जी के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाएंगे। अब मैं बात करूँ कि जो हमारे पास में करंट होता है वो इसका अपोजिट चलता है। जब करंट यहाँ से चलेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है इससे जाएगा, फिर हमारा इस रेजिस्टेंस से जाएगा और वापसी घूमकर इसी पॉइंट पर वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंसिडरेशन में लेके चलता हूँ तो लेट अस सपोज यहाँ पे इसने 3 जूल एनर्जी किया, यहाँ पर इसने 4 जूल एनर्जी किया और यहाँ पर कितना करेगा, तो 3 4 7 ऑलरेडी हो चुकी है, तो 2 जूल इसके पास में बची, 2 जूल एनर्जी यहाँ पर कर देगा। क्या इसके अंदर में ऐसा हुआ कि भाई यहाँ से तो निकले मेरे पास में 100 इलेक्ट्रॉन
और वापसी मेरे पास में पहुंचे 90 इलेक्ट्रॉन। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वही, ये एक मेरे पास में क्या पैसिव डिवाइस होते हैं, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स को ना तो रखते हैं और ना जनरेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितने 100 गए, अपनी एनर्जी कुछ लूज किया, कितना 3 जूल, फिर आगे निकल के 100 के 100 यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। यहाँ पर कुछ और ड्रॉप करेंगे, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन के पास, इस रेजिस्टेंस के पास में जाएंगे और फाइनली 100 के 100 यहाँ पर आ गए। तो मेरे को ये बताओ कि करंट क्या होता है। आपने यहाँ पर बैठ कर देखा तब भी आपको 100 दिख रहे थे निकलते हुए, जब इस पॉइंट पर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ से भी आपको 100 इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाई दिए, और जब यहाँ पर आपने देखा इस पॉइंट पर तब भी आप लोगों को क्या दिखाई दिया, 100 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से मूव करते हुए दिखाई दिए। तो आप कह सकते हैं कि जो करंट होता है वो हमारा होता है Q/T। भाई हर पॉइंट पर आप लोगों को जिस भी इंस्टेंट पे आप मेजर कर रहे हैं आपको चार्ज तो उतने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि सीरीज के अंदर में हमारे पास में क्या होता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे और सीरीज के अंदर में जो कॉम्बिनेशन होगा उसको रीड आउट करेंगे कि इसके अंदर में जो बनेगा हमारे पास में कॉम्बिनेशन, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दिए जाएं तो आप कहेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इन सब का आप सम अप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस सर्किट के अंदर। देखो हमारी कोशिश ये रहती है, कई क्वेश्चन जब पढ़ाते हैं ना तो आप लोग को स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा डाउट ये आ जाता है कि हमें आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम एक उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें। हमारे पास में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट की बनाने की ज़रूरत होती है जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक रेजिस्टेंस होता है और एक हमारे पास में वोल्टेज हो जाती है। ठीक है, तो हमें दो ही सोर्स चाहिए होते हैं, एक इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का होता है और एक हमारे पास में वोल्टेज का होता है, ताकि हम ये निकाल लें कि भाई जो हमारे पास में सेल है या बैटरी है वो कितना करंट, उससे कितना करंट विड्रॉ हो रहा होगा। इस करंट को निकालने के लिए हमें सारा प्रोसीजर करके देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। 30 वोल्ट का एक वोल्ट की मेरे पास में एक सेल है, ठीक है, और मेरे पास में दे रखा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये तीन मेरे पास में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भी तीनों के अंदर से सेम करंट जा रहा होगा, मीन्स ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, मेरे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पिरेंट्स है वो बिल्कुल ईजिली कर लेंगे इस क्वेश्चन को, उनको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास में 30 डिवाइडेड बाई 6, तो टोटल आप निकाल लेंगे कि भाई मेरे पास में 5 एम्पियर करंट आ गया, क्योंकि हमने कहा था कि भाई हमारे सर्किट के अंदर में इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास में वोल्टेज होनी चाहिए, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और एक मेरे पास में रेजिस्टेंस होना चाहिए, उनका इक्विवेलेंट। तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं भैया आपके एग्जाम में कि मेरे पास में जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस 4R 16R 64R, ऐसे इन सबको सीरीज के अंदर में कनेक्ट कर दिया गया। तो पूछा गया कि भाई आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को निकाल के दिखाओ। तो आप सबको पता है कि भाई हम रेजिस्टेंस जो जोड़ते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट तक हम जा रहे हैं उसके साथ में। तो इनफाइनाइट का जो होगा सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास में जो रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल आल्सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए दोबारा से मैं उसी चीज़ के ऊपर मैं लेके जाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जो आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रॉन जो चार्ज था उस टाइम पढ़ाने का, जो करंट था उसको पढ़ाते हुए टाइम आप लोगों के साथ में यूज़ किया था। मान लो मेरे पास में 3 रेजिस्टेंसेज है, ये मेरे पास में फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस, और इसके साथ में मैंने सोर्स को जोड़ दिया। भाई मेरे पास में एक वोल्टेज बैटरी है, यहाँ पर मैंने इसको 9 जूल की एक सेल से जोड़ दिया, यानी कि 9 वोल्ट की एक सेल से जोड़ दिया। मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका वोल्टेज, जो बैटरी का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 1 कूलम जो चार्ज होगा उसके पास में कितनी एनर्जी होगी, 9 जूल एनर्जी होगी। अगर जिसको भाई समझ में नहीं आ रहा है तो हमने जो सेकंड लेक्चर पढ़ा है ना, फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर पढ़े हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके हमने पढ़े हैं, तो वहाँ से आप इसको पढ़ के आओ, वहाँ से आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा भाई इस चीज़ का ना। क्योंकि हमारे पास में वोल्टेज का मैं थोड़ा सा बता दूं कि वोल्टेज होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई मैंने 9 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 9 जूल 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में यूज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, कितनी जूल एनर्जी के साथ में चलेगा भाई, 9 जूल एनर्जी के साथ में चलेगा। और मान लो कि यहाँ से 75 इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किए, 75 इलेक्ट्रॉन गए और 75 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेट अस सपोज ये सारे इक्वल हैं, अभी मैं इनको मान के चल रहा हूँ कि जितने भी रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं सबकी वैल्यू मैंने इक्वल ले लिया। बाद में इनके बहुत सारे वेरिएबल जो केसेज आएंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो 25 यहाँ चले गए, 25 यहाँ चले गए, 25 यहाँ चले गए,
मैंने कहा कि भाई यहाँ से 75 इलेक्ट्रॉन निकले और इनका जो टोटल करंट रहा होगा वो I लेकर चले होंगे, ठीक है, यानी कि 75 जो मेरे पास में होगा Q/T, यहाँ से इतने निकले। जब मैं इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे कितने दिख रहे हैं भाई इस पॉइंट पर, यहाँ मेरे को 25 दिख रहे हैं, यानी कि जो टोटल करंट मेरे पास में 75 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आ रहा था वो तो नहीं है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि करंट चेंज हो गया, यानी कि I1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कहोगे, I2 हो गया, और यहाँ पर भी क्या होगा कहोगे, ये मेरे पास में I3 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो करंट था मेरे पास में वो 3 हिस्सों में बट गया, एक I1, I2 और I3 3 हिस्सों में बट गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर में करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे ड्रॉप होता चला जाता है। यहाँ पर आप कहोगे कि भाई जो मेरे पास में 25 इलेक्ट्रॉन तो चले हैं, लेकिन उनके पास में एनर्जी तो अभी वही रहेगी, उसको मूव करवाने के लिए हमें अभी भी 9 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसको मूव करवाने के लिए भी 9 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गए। वो कम हो गए तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप कंसीडर करोगे तो इस पूरी ब्रांच के अंदर में, इस पूरी ब्रांच के अंदर में, और ये तीनों ब्रांच जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर जो कनेक्टेड हैं यहाँ पे और इस पॉइंट पर, दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के केसेस के अंदर में। ओके, अब देखो जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन थे 25 यहाँ से गए, 25 यहाँ, 25 यहाँ, तो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए तो आप कहोगे कि इसके अंदर में करंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास में सेम रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी करंट जो होता है वो वेरी कर जाता है। तो उसको कैसे हम लिखेंगे, अगर उसका रेजिस्टेंस आप लोगों को आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप करेंगे कि मेरे पास में R1, R2, R3 तीनों का इन्वर्स करके आप उसको सम अप कर देंगे। एक अगर दो ही हमारे पास में रेजिस्टेंस होते हैं तो हम उसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं सीधा निकालने के लिए। देखिए ये 1/R आया है, लेकिन आपको चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना उसका इन्वर्स कर देना होता है। ये मान लो मेरे पास में R1 है और ये मेरे पास में R2 है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का केवल और केवल दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं ये। इसमें आप कर सकते हैं कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ से आप लोग का ये आंसर डायरेक्टली आ जाएगा भाई आप लोग को, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसके ऊपर में हम आगे क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है कि मेरे पास में वही जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि ये रेजिस्टेंस है R, 2R, 4R, 8R, ये सारे आपस में सीरीज में, सॉरी पैरेलल के अंदर में कनेक्टेड है। तो आपको इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना है मेरे को। तो इसके अंदर में आप लोगों को क्या करेंगे भाई, जितने भी रेजिस्टेंस है सबसे पहले तो उनको क्या करेंगे, उनका इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1/8R और अप टू इन्फिनिटी आप लोग करेंगे। तो मैंने जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी आप लोगों को समझाया था कि जब हमारे पास में इस तरह का कोई जीपी बन जाए, यानी कि जिनमें एक फर्स्ट का, सेकंड का और फर्स्ट का रेशियो, थर्ड का और सेकंड का रेशियो ये हमारे पास में सेम आता है, तो हमारे पास में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है। और इसके सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपके पास में इन्फिनिटी तक आप टर्म लेके जा रहे हैं तो आपको सीधा यूज करना होता है a डिवाइडेड बाई 1 - R, ये आप लोग फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का आपको सम इजीली निकाल लेते हैं। a क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म होती है, 1 आप लोगों का कांस्टेंट होगा, R हमारे पास में रेशियो होगा। तो देखो इसके अंदर में क्या होगा, R तो आप सब में से कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास में 1 प्लस 1/2, 1/4 प्लस में अप टू इन्फिनिटी आप लोग यूज करेंगे। तो इसका सम निकालने का होगा 1 जो फर्स्ट टर्म थी ऊपर आ गई है, 1 - R, देखो R क्या आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1, अगले का देखोगे 1/4 डिवाइडेड 1/2, तो सबका हमारे पास में रेशियो क्या है वो कॉमन बन रहा है, दैट इज 1/2। तो आप इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट डाउन करेंगे और इसका जो रिजल्ट वो निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो जो आपके पास में रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 2/R, लेकिन आपको चाहिए क्या 1/, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा भाई, इसके अंदर में R इक्विवेलेंट करेंगे तो R/2 आप लोग को इसका जो रिजल्ट होगा। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो हड़बड़ाहट में क्या हो जाती है, हमारे पास में 2/R आ रहा है, हम इसको सीधा टिक करके आ जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में जो है ऑप्शन मिलेगा, जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर में ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है भाई ये 1/R इक्विवेलेंट आया आप लोगों के पास में, जबकि आपको निकालना है कि R इक्विवेलेंट निकालना है, इसका इन्वर्स कर देंगे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मेरे पास में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर भी दिया गया है कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है पॉइंट A और B के अंदर में। देखिए इसको अप्रोच करने के तरीके हमारे पास में कैसे होना चाहिए, जब भी आप लोगों का इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले ये पॉइंट देखना होता है कि किस पॉइंट के बीच में निकालना होता है। तो यहाँ पर मुझे A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में निकालना है, तो हमेशा उसको पुट डाउन कर लो, AB पॉइंट आप इसका नोट कर लो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर में यहाँ पे रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, अभी इस क्वेश्चन के अंदर में कोई भी रेजिस्टेंस आप लोग को गिवन नहीं है।
तो आपने एक इक्विपोटेंशियल के बारे में शायद मेरे साथ में पढ़ा था, जब हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, कि जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, उसको कहीं पर भी यहाँ ड्रॉप नहीं मिलेगा, तो जितनी एनर्जी यहाँ से लेके चल रहा है उतनी एनर्जी इस पॉइंट पर पहुँच कर रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उसके पास में पोटेंशियल रहा होगा, जितना वर्क डन उसको यहाँ से मूव करने में लग रहा होगा, वही थ्रू आउट इस पॉइंट तक उसको सेम वर्क डन करना पड़ रहा है, ना तो उसके वर्क डन में कोई चेंज आया है। तो ये कह सकते हैं कि भाई ए और बी पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास में क्या इक्विपोटेंशियल होंगे, यानी कि सेम वोल्टेज रहेगा। उसी तरह से ये और ये पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये और ये पॉइंट भी इक्विपोटेंशियल रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी के साथ में चला यहाँ से उतनी एनर्जी पर यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं भाई इसको कि ये, इस पॉइंट को मैं लिख दूं कि ये पॉइंट अगर मेरे पास में वी ए रहा होगा, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल वी ए रहा होगा, तो इस पॉइंट पर भी क्या रहा होगा, वी ए रहा होगा। उसी तरह से अगर इस पॉइंट पर वी बी पोटेंशियल रहा होगा, तो इस पॉइंट पर भी क्या रहा होगा, वी बी पोटेंशियल रहा होगा। तो अब देखो कितना आसान हो जाएगा जब हम ये पोटेंशियल उसके डिफाइन कर देते हैं। तो ये मेरे पास में ए पॉइंट और ये मेरे पास में बी पॉइंट। तो पहला देखो रेजिस्टेंस, ये आर है, ये वी ए रहा होगा, ठीक है। तो ये V और ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में कनेक्ट है भाई, पहला रेजिस्टेंस ये A और B के बीच में कनेक्ट है, तो आपको A और B का यहाँ पे लिख देना है। अगले रेजिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास में रेजिस्टेंस जो है, ये मेरे पास में जो रेजिस्टेंस है, ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ये भी A और B के बीच में कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर भाई A और B कनेक्ट कर दो। फिर तीसरे की बात करूँ मैं, तो तीसरा भी मेरे साथ में किस में कनेक्ट होगा, यहाँ पर भी आप लोगों ने इसको पोटेंशियल जो बनाया था, ये ए बना रखा है और ये बी बना रखा है, तो तीसरा रेजिस्टेंस भी किस में आ गया, हमारे पास में पैरेलल में आ गया। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को आप जब सोल्व करेंगे, दीज ऑल थ्री रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू कैन इजीली कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे करेंगे, सबके इनवर्स में आप लोग जोड़ देंगे 1/r प्लस में 1/r करेंगे, इसका क्या लेंगे आप, एक एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी r, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 प्लस में 1 1 आ जाएगा, एंड इट विल बी 1/r इक्विवेलेंट। ये पूरा जो रिजल्ट आ रहा है 1/r इक्विवेलेंट आ रहा है ना, और r इक्विवेलेंट आप लोग को चाहिए, द रिजल्ट विल बी r/3। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। मेन जो कंसेप्ट था वो आप लोग को ये समझना चाहिए था यहाँ पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हमें डिफाइन करने होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में क्वेश्चन डाला गया है कि कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में। ए कॉपर वायर हैविंग लेंथ L एंड रेडियस R इज निकल प्लेटेड, इसको निकल से प्लेटेड किया गया है, इसके बाहर निकल जो है उसे प्लेट किया गया है, फाइनल रेडियस 2r, यानी कि जब तक उसका रेडियस 2r नहीं बन गया। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड निकल आर, रो कॉपर के लिए दिया गया और रो निकल अलग से उसके लिए रिप्रेजेंट किया गया। अब कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ इसमें डेप्थ में जाने का जो है हमारे पास में नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसका जो कंसेप्ट था वो बहुत अच्छे से समझा था, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और जिसने भाई पीछे रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं समझा कि क्या होती है रेजिस्टिविटी, क्या हमारे पास में रेजिस्टेंस होते हैं, किसको हम डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो आप सबको पता है कि हमारे पास में रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज रो, यानी कि रेजिस्टिविटी L/A, यानी कि लेंथ पे और एरिया पे वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई मेरे पास में एक अंदर जो है ये कॉपर का वायर है और बाहर जो उसको निकल से प्लेट किया गया, यानी कि निकल के उसके ऊपर में कोटिंग चढ़ा दी गई है। तो अगर मैं कॉपर के वायर की बात करूं तो उसका जो रेजिस्टेंस रहा होगा, क्योंकि उसका जो रेडियस है मेरे पास में वो r/given है इसके अंदर में, जिसका रेडियस इसने क्या दिया, r दे दिया, तो इसका आप इजीली निकाल लोगे क्योंकि हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, रो कॉपर का रखेंगे, L और πr² उसके अंदर का जो एरिया आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं निकल को लेके, तो निकल के अंदर में इसने क्या बोला है, निकल को देखो अच्छे से समझो यहाँ पर कि उसका जो रेडियस है ना, फाइनल रेडियस 2r कर देना है, यानी कि टोटल जो मेरे पास में रेडियस होगा वो 2r हो जाना है। तो आप ये निकाल लो कि भाई मुझे निकल की कितनी प्लेटिंग करनी पड़ी है। भाई अंदर तो कॉपर में भी तो लगा हुआ है, कॉपर के ऊपर ही तो कर रहे हो, यानी कि जितना एरिया कॉपर वाले इस पाइप ने लिया है, कॉपर वाले जितने इसने लेंथ ने लिया है, इस वायर ने लिया है, वहां पर तो मेरे पास में निकल अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं टोटल 2r तक का एरिया निकाल लूं और उसमें से कॉपर वाला माइनस कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा भाई निकल मुझे कितना चढ़ाना पड़ा इसके ऊपर में, कितनी प्लेटिंग करनी पड़ी है, बिल्कुल वहां तक मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगा। तो वही यहाँ पे करना है कि π2r², रेडियस आप लोगों को बताया कि भाई 2r तक कर सकते हैं, माइनस πr², और πr² क्या है, जितना कॉपर उसके अंदर में आप लोगों ने लगाया हुआ है। यहाँ से आपके पास में 3πr² आ जाएगा। तो एरिया आप लोगों को मिल गया। बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि रो निकल और लेंथ ऑफ द निकल, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम रखी गई है, और एरिया
बस यही एक कंसेप्ट इसमें समझने का था कि आपको एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। एरिया आप लोगों के पास में 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये किस तरह से कनेक्टेड है, इसके अंदर में क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि दोनों हमारे पास में किस तरह से कनेक्टेड है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेरे पास में कॉपर का आप लोग निकाल लेंगे, कॉपर का ऊपर आ गया और निकल का हमारे पास में ये आ गया, तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, दो ही हमारे पास में, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के नाम से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हमारे पास में रेजिस्टेंस को लेके हमने बात कर ली है, अभी देखते हैं किरचॉफ लॉ, जो कि बहुत, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि इसके दो लॉ दिए गए थे भाई। ठीक है, पहला जो हमारे पास में जिसको हमने बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने करंट के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, तो वहां पे यही चीज बताई थी कि करंट जो होता है ना, जो हमारे पास में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो जब मूव करना शुरू करते हैं ना, तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज पार्टिकल यहाँ बैटरी से या सेल से निकले हैं वही हमारे पास में लौट कर वापस आते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी है। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रखता है, यानी कि जितना भी हमारे पास में चार्ज है जहाँ से जनरेट हुआ है वहीं पर जाकर वो क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन वो डेवलप करेगा, कंटिन्यू रहेगा, किसी भी एक जंक्शन पर जाकर वो नहीं रुकता है। तो फर्स्ट लॉ हमारा इसी से रिलेटेड होता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन सर्किट इज जीरो, यानी कि किसी भी पॉइंट पर आप बात करें तो जितने भी करंट उसके पास में आ रहे हैं या जा रहे हैं सबको हम सम अप कर दें तो उनका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी जीरो। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो मेरे पास में भाई ये एक सोर्स था जहां से मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो चलना शुरू किए, 50 मेरे पास में यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले। ठीक है, दूसरा सोर्स था यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन इस साइड से आए, 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि 3 ब्रांचेज में बट गए, या फिर मैं कहूँ इसको 4 ब्रांचेज में ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन थे वो बट गए, 25 यहाँ चले गए, 25 यहाँ चले गए, 25 यहाँ और 25 यहाँ पे चले गए। यानी कि हमारे पास में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, 100 थे, और जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, 25 25 25 और 25, सबको जब हम अप करेंगे तो कितने हो गए, हमारे पास में 100 हो गए। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, उस पॉइंट से निकल गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई 50 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास में I1 करंट लेके आ रहे हैं, ये 50 इलेक्ट्रॉन मान लो मेरे पास में I2 करंट लेके आ रहे हैं, ये 25 जो है ये मेरे पास में I3 करंट लेके जा रहे हैं, ये मेरे पास में I4 करंट लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर I4 करंट लेके जा रहे हैं, ये सॉरी I5 लेके जा रहे हैं, और लास्ट वाले में I6 करंट लेके जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर I1 और I2 मेरे पास में लाने वाले हैं तो I3 I4 I5 I6 ये मेरे पास में करंट को लेके जाने वाले हैं, यानी कि चार्ज को लेके जाने वाले हैं। तो सबको सम अप कर देंगे तो टोटल जो सम मेरे पास में आने वाला है दैट विल बी जीरो। ठीक है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने इलेक्ट्रॉन हमारे चले गए हैं। तो किसी भी पॉइंट पर जो जंक्शन इनका बना है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल सेव नहीं हुआ है। तो इस केस के अंदर में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा किरचॉफ लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली बात करता है करंट लॉ के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में वो स्टोर नहीं होता है। जैसे इस फिगर के अंदर में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास में करंट I1 और I5 है, यानी कि हमारे पास में I1 और I5 ये तो भाई क्या है, जाने वाले हैं, और I2 और I3 और I4 ये तीनों क्या है, इनकमिंग है। तो इन सब का सम और जो जाने वाले इनका सम वो क्या होगा, दोनों इक्वल रहेंगे हमारे पास में। तो आप ये कह सकते हैं कि तो फर्स्ट लॉ था उसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, यानी कि वो हमारे पास में करंट लॉ के रूप में हम उसको जानते हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है कि भी जो भी आपके क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट के अंदर में एल्जेब्रिक सम होता है, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होता है जीरो के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मान लो मेरे पास में एक बैटरी है या फिर सेल के मैं कंसिडरेशन में लेके चलूँ और ये दो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे यूज कर लिए, ये मेरे पास में एक 9 वोल्ट की बैटरी है। अगर आप लोगों ने जो हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था जिसके अंदर में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या हमारे पास में पोटेंशियल होता है और कैसे करंट फ्लो करता है, तो उसके अंदर में देखा होगा आपने। तो इस 9 वोल्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो 1 कूलम चार्ज होगा उसके पास में कितनी एनर्जी होगी, 9 जूल होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, लेट सपोज ये मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन चले हैं और 10 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 10 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से लेके चलाइए, तो 10 माइक्रो कूलम चार्ज चलने का मतलब है कि कुछ एनर्जी यहाँ पर लूज करेगा, यानी जो चार्ज पार्टिकल हमने यूज किए, और कुछ यहाँ पर अपनी लूज कर देगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई 3 जूल एनर्जी लिए, मैंने कोई भी रैंडम डाटा उठाया और यहाँ पर 6 जूल इसने यहाँ पर जो है अपनी यूज कर दिए, या फिर कहें कि लूज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, कितनी एनर्जी के साथ में निकलेंगे, ये 0 जूल एनर्जी के साथ में चलेंगे। तो आपने कहा कि भाई जितनी मेरे पास में एनर्जी थी दैट इज 9
जूल थी मेरे पास में, वो ड्रॉप हो गई है किस में, 6 + 3 यानी कि 9 के अंदर में। तो आप कह सकते हैं कि जितना मेरा सोर्स मुझे एनर्जी दे रहा था वही एनर्जी वहां पर क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है। तो यही हमारे पास में सेकंड लॉ है, जो बेसिकली डील करता है पोटेंशियल लॉ के रूप में, या फिर हम कहें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में हम इसको यूज करते हैं। यानी कि टोटल एनर्जी जितनी भी है या फिर ईएमएफ है और जितना भी ड्रॉप हो वो सब इक्वल टू 0 हो गया। जैसे अब ओम्स लॉ के रूप में अब अगर इसको मैं पढ़ना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि V मेरे पास में अगर वोल्टेज है और ये मेरे पास में करंट I इसमें से फ्लो कर रहा है, इफ इट इज R1 और दिस इज R2 रेजिस्टेंस, देन दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2, यानी इन दोनों का सम के बराबर होता है ये जो टोटल हमारे पास में पोटेंशियल होगा। तो ये बेसिक हमारे पास में डेफिनेशन थी। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको, जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। जब भी आपके पास में कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो कैसे इनका यूज़ करके देखना है। ठीक है, कुछ गोल्डन की पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लेना कि जब मैं लेंथ है हमारे पास में वायर की उसकी स्ट्रेच कर दूँ n टाइम तो क्या होगा, उसको छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा, एरिया जो है 1/n टाइम कर दिया गया तो क्या हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर हमें देखना होता है तो सीरीज़ के अंदर में जोड़ना होता है, या फिर हमें मिनिमम जब भी रेजिस्टेंस की बात करनी होती है तो हम कहते हैं कि हमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन करने चाहिए। फिर ओम्स लॉ के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत यहाँ पर बातें की गई हैं कि ओम्स लॉ जो है हमारे पास में जब भी नॉन लीनियर कोई भी कंपोनेंट आएगा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे वैक्यूम ट्यूब है, वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर जनरल में कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे कि जो रेजिस्टिविटी एलॉय की होती है हमेशा ग्रेटर देन मेटल होती है, और एलॉय जो होते हैं इनका टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वो प्योर मेटल से हमेशा कम रहता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लेना भाई जब आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन को लेके कैसे आप लोगों को किरचॉफ जो करंट लॉ है या फिर वोल्टेज लॉ है जिसको हम केसीएल या केवीएल के नाम से जानते हैं उसको कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है कि एक सर्किट है जिसके अंदर में पूछा गया कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। देखो जब भी आप लोगों को किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना होता है ना, तो पहले ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि मेरे पास में कौन सा पॉइंट के बीच में पूछा गया है। तो ये P पॉइंट है और ये मेरे पास में Q पॉइंट है। अगर आप लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट करने में शामिल हो जाओ, ये फाइंड आउट कर लो इसका कि भाई इसके सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल ईजिली निकाल लूंगा। मतलब मेरे पास में कोई भी एक सर्किट दिया गया है तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ ये चूज करनी पड़ती है कि कोई भी एक करंट क्लोज सर्किट के अंदर में एक करंट को फ्लो करवाना पड़ता है। लेट सपोज मैंने इसके अंदर से करंट आई फ्लो करवाया और इस आई करंट के थ्रू मैं हर जगह पे जहां जहां पे उसके ऊपर मैं पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं सबको लिखता चलूंगा। अब मान लो करंट की डायरेक्शन, एक छोटी सी चीज़ और इसके अंदर में आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये मेरे पास में वोल्टेज है, ठीक है, एक बैटरी लगा दी और ये मेरे पास में क्या हो गया, एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो करंट आपको हमेशा पता है कि ये चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ में मूव करेगा, यानी कि ये करंट आप आई इसके अंदर से फ्लो करवा दो। पहली चीज, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से भी करवा सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं पॉजिटिव के थ्रू निकालने की इसकी। ठीक है, एक डायरेक्शन उसकी डिफाइन कर दी। तो जब भी वोल्टेज ये करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा तो आप मेरे को ये बताओ कि यहां पर हायर पोटेंशियल होगा और यहां पर लोअर होगा तभी तो ये मूव करके जाएगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा इसके ऊपर में, जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तभी तो करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। बिल्कुल, यहां से ये मूव करता हुआ और वापसी ये इसके अंदर में आ जाएगा। तो अब केवीएल जो लगाएंगे हम, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो सेकंड लॉ के बारे में बात करी थी, जो हमारे पास में पोटेंशियल या एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, वो ये कहता है कि आप फ्लो इसके अंदर में चलना शुरू करो, यहां से चलना शुरू करो। तो आपको एक ही तरीके के इसके अंदर में कन्वेंशन यूज करने हैं कि पहले आप पहले वाले को कंसीडर कर रहे हैं तो हर के अंदर में पहले वाले को ही कंसिडरेशन में लेके चलना। पहला जो उसकी पोलैरिटी आएगी, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव, या फिर सेकंड वाले को कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं तो सेकंड वाले को लेके चलेंगे। जैसे मैं इसके अंदर में बात करूं कि जो सेकंड टर्मिनल आएगा, सेकंड जो पोलैरिटी आएगी उसको यूज करूंगा। तो मेरे पास में जो लेट सपोज ये बैटरी है 9 वोल्ट की और ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, लेट सपोज ये IR इसके अंदर में ड्रॉप हो गया, ठीक है, जो कि हमारे पास में 3 वोल्ट इसके अंदर में ड्रॉप, 9 वोल्ट इसके अंदर में ड्रॉप हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही देखा, यहाँ से चलना शुरू किया तो मुझे मिला +9, क्योंकि मैंने सेकंड टर्मिनल को यूज करना शुरू कर दिया। फिर आप यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले मिल गया, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको चलना है सेकंड वाले टर्मिनल पे, तो इसका माइनस आपको मिल गया। कितना यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है भाई, आप इसको 9 लिख सकते हैं और आंसर आपके पास में 0 आ जाएगा। किसी ने कहा नहीं जी हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करना चाहेंगे कि हम पहले जो नेगेटिव आ रहा है, पहले वाला जो कंपोनेंट आ रहा है उसको कंसिडरेशन में लेके आओ। तो भाई पहले वाले को ले लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। आपने कहा यहाँ से लो, बैटरी का पहला जो एनकाउंटर हो रहा है यानी कि नेगेटिव हुआ तो -9 हो गया।
फिर आप चले और यहाँ पर पोटेंशियल जो था +9 आ गया, तो प्लस आप यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस, और कितना इसके अंदर में पूरा ड्रॉप है, दैट विल बी 9। आपका आंसर यहाँ पर भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन हुआ है वो हमारे पास में एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पर हो गया, यानी कि टोटल पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो रिजल्ट हमारे पास में 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो पी और क्यू पॉइंट के बीच में बात करिए, तो सबसे पहले तो मुझे इस पूरे, एक क्लोज लूप है ये मेरे पास, ये पूरा जो है मेरे पास में क्लोज लूप है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर में मान लिया कि आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो देखो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ 12 वोल्ट की बैटरी से, और जो सेकंड टर्मिनल यहाँ पे एनकाउंटर होगा उसको मैं यूज करता हुआ चलूंगा। करंट की डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये करंट की डायरेक्शन यूज करिए मैंने, अपोजिट भी कर सकता हूँ जैसे आप लोगों को सही लगे। तो पहले मुझे पॉजिटिव मिला तो मैंने लिख दिया भाई +12 लिख दिया। फिर मुझे बैटरी अगली मिली, यहाँ पे कुछ गैप है इसके अंदर में, ये इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे पूरा इसके अंदर में जोड़ के नहीं दिखाया गया है, ये दोनों बैटरी आपस में कनेक्टेड है। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, अब मिला सेकंड जो मिला मेरे को नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव में लिखूंगा 8। भाई बैटरी का जो छोटे वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है, बड़े वाला हमारे पास में पॉजिटिव होता है। तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो करंट जो है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है भाई, करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास में इस डायरेक्शन में। तो यहां पर कैसा टर्मिनल बना होगा, इसके पास पॉजिटिव बना होगा और यहां पर नेगेटिव बना होगा, तभी तो ये करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, दैट विल बी आई इंटू में 1, आई इंटू 1 होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि 1 रेजिस्टेंस है और आई इसके अंदर से करंट जा रहा है जिसको हमने मान रखा है, तो आई करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा होगा। अब यहां पे आ जाओ भाई नीचे वाले के पास में, तो नीचे वाले के पास में 9 वोल्ट पे जा रहा होगा, तो यहां पे देखो यहां पॉजिटिव होगा यहां नेगेटिव होगा। सेकंड टर्मिनल मेरे को एनकाउंटर नेगेटिव हो रहा है तो मैं नेगेटिव वाले को यूज करूंगा। आप पॉजिटिव का भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन सारे कन्वेंशनल आपको उसी के अकॉर्डिंग चलने पड़ेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने कहा कि ये 9 कितना करंट है, आई जा रहा है इसके अंदर से, तो 9 आई इसके अंदर वो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, तो अगेन 9, ये इसके अंदर में से 2 आई यहाँ पे करंट आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करोगे आप तो आपके पास में क्या बनने वाला है, यहाँ पे आई एक साथ में आ जाएंगे, ये 9, 10 और 12 आई हो गया, और इधर हमारे पास में ये पूरा जो हमें पता है कि ये इक्वल टू 0 रहेगा। तो इक्वल टू 0 आप लोगों को कर देना इसके अंदर में, और ये आपके पास में आ गया 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 आई हो जाएगा जब 0 को इक्वेट करेंगे हम इसको, एंड आई विल बी 4/12 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आई इसके अंदर में कितना आ गया, 1/3 एम्पियर आ गया। तो लेकिन आप लोग को निकालना क्या भाई, निकालना तो पी और क्यू पॉइंट के बीच में। तो आप ये मान के चलेंगे कि मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट तक निकालना है, तो यहां पे आप मान लो वी पी है और यहां पर वी क्यू है, इन दोनों के पोटेंशियल निकालने ना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं इसको लेके। तो वी पी माइनस वी क्यू क्या होगा, वी पी माइनस वी क्यू ये होगा कि यहां पर टोटल जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उसी को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, उसको निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका आप लोगों के पास में ये है कि भाई ये वीपी है और ये क्यू है, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि 9 वोल्ट और ये पूरा जो सर्किट है यहां तक, एक दूसरे के किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर यहां से आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप लोगों को लग रहा है, तो आप यहां पे सीधा 9 के यहां पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 9 आई जो हुआ है वो निकाल लेंगे, तो भी आपके पास में क्या बचेगा, वीपी और वीक्यू के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आप लोग को मिल जाएगा। आई आप लोग को पता है कितना है, 1/3 मूव कर रहा है, दैट विल बी 9 इंटू 1/3, तो आपको आंसर मिलेगा 3। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि वीपी और वीक्यू के पास में इतना ड्रॉप हुआ है। ये तो मैंने आप लोगों को 9 वोल्ट के थ्रू निकाल के दिखा दिया। अब आप लोगों को जो करना है वो ये करके देखना कि यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर P और Q को ये क्लोज लूप बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट को मानेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये मेरे पास में क्लोज लूप बन गया। ऐसे आप इसका क्लोज लूप बना सकते हैं, VP और VQ को आपस में, इसको ग्राउंडेड कर दें और इसको ग्राउंड कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका एक क्लोज लूप आप इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस, किरचॉफ लॉ जो वोल्टेज लॉ है उसको यहाँ पर यूज करके देखना, आपका आंसर भी वहां से भी आपके पास में सेम आएगा, दैट विल बी 3 वोल्ट आएगा। ठीक है, देखिए किरचॉफ लॉ जो होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन जब भी आपको यूज करना है तो हमेशा यही करना होता है कि आपको एक करंट उसके अंदर से फ्लो करवा देना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में दिया गया है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखो अगर मुझे ये पता लग जाए कि भाई इस मैश के अंदर में ये एक मैश ये है और एक मैश ये मेरे पास में, यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे कितना मेरे पास में करंट फ्लो करेगा, और तीसरा मैश ये होगा, यहाँ पर मैं किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ है वो लगा दूंगा। कैसे लगाएंगे, ए को ग्राउंड कर दूंगा, बी को ग्राउंड कर दूंगा, तो मेरे पास में पता चलेगा कि जहां से करंट शुरू हुआ एक लूप यहाँ पे बना देगा। देखो यहाँ पर है नहीं है, एक दूसरे से ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे इसको, जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे कि ग्राउंड हो गए हैं तो मैं यहाँ पे उसको इजिली अप्लाई कर सकता हूँ भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
पहले मैं इसकी बात करूं, मैं इस वाले की, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसके अंदर में जो क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है वो I1 की डायरेक्शन ये दी गई है और I2 की डायरेक्शन यहां पर इस डायरेक्शन में दी गई है। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेरे पास में राइट वाला मैश है, उसकी बात करता हूं। तो 4 वोल्ट पॉजिटिव पहले एनकाउंटर हो रहा है, तो पॉजिटिव वाले को मैं ले लूंगा, 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। फिर हम बात करें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करंट की डायरेक्शन हम इसकी डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं ना। ओके, तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन वो अपोजिट, यहां पर I2 दे रखे, सॉरी यहां पर इसको I2 दे रखा है, इस डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि करंट जो जाएगा यहां पे पॉजिटिव बनेगा और यहां पे नेगेटिव बनेगा, हाई टू लोअर। फिर ये हमारे पास में नेगेटिव पॉजिटिव है, फिर ये क्या बनेगा, यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो चलो इसको लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे सेकंड टर्मिनल को हम एनकाउंटर करेंगे। ध्यान रखना कि हर जगह पे आपको सेम कन्वेंशन यूज करके चलना है। तो यहाँ पर पहला मेरे को कौन सा मिला, दूसरा कौन सा मिला, पॉजिटिव मिला, तो मैंने लिख लिया 4, इसको लिख लिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर में, 3 के साथ में मिलेगा। ये मेरे पास में 3 का मिला है, दैट विल बी फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव मिला, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू -3i -3i2 हो गया। फिर हम बात करें यहाँ से जैसे घूम के जाएगा तो आपको सेकंड क्या इसका माइनस मिला, तो -5i2 आप रख देंगे। और ये पूरा क्या होगा, आप कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इसके अंदर में जितनी भी एनर्जी रही होगी वो कंजर्व हो गया होगा, जितना भी इसका पोटेंशियल रहा होगा वो ड्रॉप इक्वल रहा होगा, सबको अगर सम अप कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को करंट मिल गया, दैट इज 0.5 एम्पियर आप लोग को मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर में बात करते हैं दूसरे मैश को लेके। दूसरा मैश मेरे पास में लेफ्ट वाला है, यहां पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सेम काम वही करना है कि I1 की डायरेक्शन ये है, तो करंट इसके अंदर में जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, और ये यहां से फ्लो कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे रहेगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कौन सा एनकाउंटर हुआ है, इसका सेकंड जो है नेगेटिव पॉजिटिव एनकाउंटर हुआ है, 2 लिख दिया। यहां पर क्या हुआ, इसका 3 आया था, माइनस आ रहा है तो -3i हो गया, और इसमें से कौन सा आएगा, सेकंड नेगेटिव ही आ रहा है तो -2i हो गया, और ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर द I1 करंट विल बी इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो यहां से आपको I1 और I2 दोनों करंट की वैल्यू मिल गई है। अब आपको निकालना कहां है, यहां पर A और B पॉइंट के बीच में निकालना है ना, ए और बी पॉइंट के बीच में निकालना है, तो आप इसको किरचॉफ लॉ यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जो वोल्टेज लॉ है वो यहाँ पर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए वी और ए और वी बी के बीच में निकालना है, तो आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर में कि अगर हम यहाँ पर एक करंट और फ्लो करवा दें, ऐसे हमारे पास में एक करंट फ्लो करवा दिया जाए, तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह से बनेगा। तो आप लिखते चलो इसको, -3 इंटू 0.4 करंट किस में जा रहा था, जो हमारा पहले मैश, इसके अंदर में जो I1 करंट जा रहा था दैट इज 0.4, यानी कि इसके क्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर आप देखेंगे कि ए और बी पॉइंट हो गए, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस में -VAB आप लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल इसका क्रॉस आने वाला है। फिर आप यहाँ से मूव करेंगे, दैट विल बी -3, और I2 करंट इसके अंदर से फ्लो करके जा रहा है, तो I2 करंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर इसके साथ में, दैट इज 0.5 यहाँ पर यूज कर लेंगे। लेकिन जो आप देख रहे होंगे कि 0.5 वाला जो करंट हमारे पास में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि I2 की डायरेक्शन ये रही है, और आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में रहा है, तो आप जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी +3 इंटू 0.5 आप लोग के पास में आ जाएगी। फिर आपके पास में क्या आएगी, बैटरी आ गई है, कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की आ गई है। सेकंड कौन सा, माइनस इसका एनकाउंटर हुआ है, यहाँ पर -4 लिख देंगे, और जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर -3.7 वोल्ट। तो यहाँ पर आप लोग को ये आंसर इसका मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ ये थी कि अगर आपको यहाँ से करंट और यहाँ से करंट, ये पॉजिटिव मैंने क्यों ले लिया भाई, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप जो करवा के जा रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, लेकिन ये करंट जो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन वो इसके अपोजिट में चल रही है, तो हमें उसका नेगेटिव साइन लेना पड़ा, और ये इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, उसका पॉजिटिव आ जाता है हमारे पास में। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ड्रॉप हुआ है वो -2 पॉजिटिव के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव का एनकाउंटर करके चल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमारे पास में एक लूप दे रखा है, ये आप लोग करके देखना। ये क्वेश्चन आप लोगों को जब सीट मिले तो बिल्कुल सेम हमारे पास में वही प्रोसीजर होंगे, कैसे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्या होता है कि एक हमारे पास में वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी ρL है, इसको एक सर्किल के रूप में बनाया गया जिसका डायमीटर 2 है, यानी कि एक सर्किल के रूप में उसको बना दिया गया है। ए पीस ऑफ सेम मटेरियल इज कनेक्टेड इन डायमीटर AB, सेम मटेरियल है उसको AB यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। देन फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालनी है। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करना है। ये तीन हमारे पास में क्या बन जाएंगी, पैरेलल रेजिस्टेंसेज बन जाएंगे, और फिर उनको आप सोल्व आउट कर लेंगे। जो हमारे पास में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 वाला फॉर्मूला है उसको, और 1/R इक्विवेलेंट के कर लेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसका इन्वर्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको लेके।
तो अभी हमने सारे जितने भी किरचॉफ करंट लॉ थे, वोल्टेज लॉ थे, उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एटीसी एग्जाम के लिए कंसेप्ट आने वाला है, दैट इज सेल। ठीक है, सेल का कैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना होता है, कैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई इसको लेके ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में करेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट आप लोगों को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, सेल सबको पता है कि क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपको बात करें कि ईएमएफ, देखो ईएमएफ का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास में सेल है उसके जो टर्मिनल होते हैं ना, जो भी हमारे पास में टर्मिनल है, इनका कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आपको चार्ज को लेके जाना चाहें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कब? जब आपका ये सर्किट जो है किसी के साथ में कनेक्ट नहीं है, यानी कि आपने इस सेल को किसी के साथ में कनेक्ट नहीं किया है, नॉट गिविंग एनी करंट, कोई भी करंट ये अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, तो जितनी उसके पास में ताकत होती है वही उसका क्या होता है, ईएमएफ होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से आप उसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको करंट में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर में जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो Na और Cl मान लो मैंने इसके अंदर में डाल दिया, या H2SO4 मैंने डाल दिया, तो उसके जो आयंस होंगे जब ये एक दूसरे के मूवमेंट कर रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ से मूव कर रहे होंगे, देयर विल बी सम कोलिजन, वहाँ पे कोलिजन होगा, यानी कि इनको जो पाथ होगा इनको रोकने की, चार्जेस को फ्लो करने की कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, उनको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो क्योंकि ये सेल के अंदर में चल रहा है सारा काम, जब हम इसको किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई भी इसका एग्जिस्टेंस नहीं आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। लेकिन जैसे ही हम इसको जोड़ देते हैं ना किसी सर्किट के साथ में, जब हम इनसे करंट ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये यहाँ पर ओकर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पर हमारे पास में एक एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास में होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो भी कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उस टाइम का वोल्टेज होता है। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि आपने किसी के साथ में जोड़ दिया है, तो इंटरनल जो हमारे पास में सेल है, ये जो सेल है एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इंटरनली हमें पता है कि उसका टोटल ईएमएफ होगा, प्लस में उसके साथ में एक रेजिस्टेंस और डेवलप हो जाता है जिसको आपने जाना है इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक है, तो ये इसके बाहर का जो भी पोटेंशियल होगा वो हमारे पास में क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज के नाम से कहलाता है। अगर आपसे को पूछ लिया जाए तो कितना होगा ये, भाई टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास में होगा दैट विल बी ई, यानी कि टोटल ईएमएफ था उसका, माइनस आई जो करंट वो विड्रॉ कर रहा है, और आर यानी कि इसके अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो ये आई करंट, क्योंकि सर्किट को फ्लो पूरा हमें कंप्लीट करना है तो आई करंट सभी में फ्लो कर रहा होगा, जितने चार्ज पार्टिकल निकले होंगे सभी में से उतने जाएंगे, तो ये इतना ही करंट यहाँ इसके पास से गुजर रहा होगा, दैट विल बी ई माइनस आई आर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों ने समझा होगा। अब इसकी कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके, कि अगर हमने इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दी तो हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। अगर हमने कहा कि भाई ये मेरे पास में इलेक्ट्रोड है, पहले इसके अंदर में यहाँ तक भरा हुआ था जो इलेक्ट्रोलाइट था, अब आपने इतना भर दिया, ऊपर भर दिया, तो भी हमारे पास में आर जो है वो उस टाइम पे हमारा आर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि उसको ज़्यादा पाथ मिल रहा है फ्लो करने का इलेक्ट्रोलाइट को। अगर हमने कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज कर दी है, यानी कि मैं कहूँ कि मेरे पास में पहले H2SO4 मैंने डाइल्यूट डाल रखा था, उसको और कंसनट्रेटेड कर दिया है, तो हम कहेंगे कि ज़्यादा हमारे पास में क्या आ गया, H2 और SO4 के आयोन्स उसके अंदर में आ गए, मैक्सिमम वहाँ पर कोलिजन होगा, हम कह सकते हैं उसके अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है भाई। ठीक है, अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बनते हैं भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर। देखिए टर्मिनल डिफरेंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि जो मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इन ए क्लोज सर्किट, जब भी हम क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस बना, हमें इंटरनल से मतलब नहीं होता है, वहां पे हमें ये चाहिए कि यहाँ पर और यहाँ पर कितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। जब हम उसके अंदर से क्या कर रहे हैं, करंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जो आप लोगों को एक सेल है ना, सेल के दो तो टर्मिनल दिखते हैं, इंटरनली क्या चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं होता है। अब इसके अंदर में क्या क्या केसेस बन जाते हैं जो कि हमें निकालने की जरूरत होती है, तो 3 केस यहाँ पर हम पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, पहला हमारे पास में व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, जब आप लोगों ने सेल है, मान लो आपके पास में एक रेडियो है और रेडियो के अंदर में आपने सेल डाल दिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे आप उसको ऑन करते हैं तो सेल से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा वो। ठीक है, तो एनर्जी वहां से क्या हो रही होगी, उसकी डिस्चार्जिंग हो रहा होगा, जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि करंट का जो फ्लो होगा, मान लो ये सर्किट है मेरे पास में, तो करंट का जो फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये आपने मान लो रेडियो जो लगाया हुआ है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसिडरेशन में ले लें, ये जैसे स्विच ऑन करूंगा मैं तो ये करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं, KVL भी लगा सकते हैं, और आप सिंपली जो हमारे पास में करंट निकालने के तरीके उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो करंट हमें क्या कहता है कि जो भी हम निकालेंगे I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होता है। तो V मेरे पास में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू E होगा। और रेजिस्टेंस मेरे पास में क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास में, R और R है, दोनों का आप करेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाने वाला है, ये I मिल जाएगा, टोटल करंट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आपको तो पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दैट विल बी इक्वल टू E IR प्लस में IR हो जाएगा, यानी कि ये जो था वो कहाँ पर कंज्यूम हो गया, इसकी जो EMF था वो कहाँ पर कंज्यूम हो गया, टोटल जो एनर्जी रखता था ये जितनी ताकत थी वो कहाँ पर चली गई है, इस रेजिस्टेंस में लूज हो गई है और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अंदर में लूज हो गई है। लेकिन हमें तो टर्मिनल ये आर के अंदर में दिखेगा, ये सेल के अंदर में चल रही है सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, मेरे को तो खाली आई आर के अंदर में कितना ड्रॉप है वो निकाल सकते हैं। तो आई आर को लिख सकता हूँ मैं, वी है मेरे पास में, और ये छोटा आई आर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जो ड्रॉप है दैट विल बी आई आर हो गया, ठीक है, स्मॉल आर हो गया और इंटू में आई हो गया, जितना करंट वहाँ से विड्रॉ हुआ है। तो आप वी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये भाई फॉर्मूला आप लोग को याद रख लेना कि जब भी सेल डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पर उसके पास में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन सेल इज चार्जिंग। जब हम उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं तो चार्जिंग पे लगाने का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव एनर्जी दी जाए और नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव एनर्जी हम देते हैं। तो सेम केस यहाँ पर हम करेंगे, तो इसके अंदर में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो आपको आई जो मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू वी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। ये आप लगा के देखना एंड यू विल गेट द आंसर कि टोटल हमारे पास में वोल्टेज, जो ये वोल्टेज मिलेगा हमारे पास में जो हमने लगाई है दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई प्लस में आई आर। पिछले में क्या हुआ था, ई माइनस आई आर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो वोल्टेज है वो जुड़ना शुरू हो जाती है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस में जो है वो जुड़ना शुरू हो जाता है चार्जिंग के टाइम पे। अगर बात करें कि ओपन सर्किट, मतलब हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं है, बिल्कुल हमारा सर्किट ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो हमें पता है कि भाई उस टाइम पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये मेरे पास में इनफाइनाइट होगा, बाहर का जो लगा रखा है मैंने। तो क्या उस टाइम पे कोई करंट विड्रॉ होगा, भाई वहाँ पे कोई भी करंट विड्रॉ नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस के अंदर में भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जितना टर्मिनल वोल्टेज होगा वही हमारे पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, यानी कि जो मेरे पास में बैटरी की जितनी क्षमता है, ठीक है, वही हमारे पास में क्या होगा, इसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर में होगी। अब जब करंट विड्रॉ करते हैं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, अगर हम करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं आता है हमारे पास में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हमने सेल जो है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया इसका मतलब क्या है कि आपने रेजिस्टेंस जो है वो जीरो कर दिया। ये आप लोगों ने, ये मान लो हमारे पास में सेल लगा हुआ था, ये सर्किट शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो था वो मेरे पास में जीरो हो गया। आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखो, ए विल बी इक्वल टू आर प्लस में आर, तो आपके पास में जो नॉर्मल वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ये आर तो जीरो हो गया, ई बाई आर आप लोगों के पास में मिलेगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो के बराबर में आ जाएगा हमारे पास में। तो जब भी हम टर्मिनल वोल्टेज के रिगार्डिंग बात करते हैं किसमें, शॉर्ट सर्किट के अंदर में, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस थी, जितनी EMF हमारे पास में रख रहा था ये सेल था, वही इसके पूरे हर पॉइंट पर अवेलेबल हो गई है, जिसके कारण में ये आपस में क्या करेंगे, करंट जो इसके अंदर में से ड्रॉ करेगा वो हमारे पास में मैक्सिमम जो करंट होगा वो यहाँ से मैक्सिमम करंट इसके अंदर से विड्रॉ हो जाएगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो भाई चार केस थे इसके, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा है कि जब भी डिस्चार्ज होता है तो टोटल EMF उसका दिया गया है उसमें से IR माइनस कर दो, जब उसकी चार्जिंग कर रहे होते हैं E प्लस में IR कर दो, और जब भी आप ओपन सर्किट की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि भाई जितना हमारे पास में वोल्टेज EMF है वही हमारे पास में उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और अगर शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के अंदर में मैक्सिमम करंट विड्रॉ करता है, क्यों करता है वो आप लोगों ने यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू समझ लिया होगा। पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में वहाँ पर जीरो होता है भाई उसका। फिर हमारे पास में नेक्स्ट इसके अंदर में जो टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को लेकर आता है, जिसके अंदर में दो तरीके से हम सेल्स हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं। अब सबको पता है कि एक EMF होगा और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस होगा जब वहाँ से करंट विड्रॉ होगा, तो ऐसे ही बहुत सारे सेल होंगे जिनको हम सीरीज़ के अंदर में कनेक्ट कर सकते हैं। और एक मेरे पास में लोड होगा जिसको R से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो करंट विड्रॉ करेगा दैट विल बी इक्वल टू NE, यानी कि हर जगह हर का एक जोड़ लेंगे, हर वोल्टेज को जो भी EMF उनको जोड़ते चले जाएंगे, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा NR। अगर सबका सेम रखें, जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम R सबका सेम रख दें दैट विल बी R और N तक चलेगा तो NR हो जाएगा मेरे पास में, और R मेरे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देन द टोटल करंट विड्रॉ विल बी NE डिवाइडेड बाई NR प्लस में R। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, NE डिवाइडेड बाई NR प्लस में R, ठीक है।
और अगर आप लोग को ये दी दिया जाए कि भाई अगर ये एन आर जो वो ग्रेटर देन आर है, तो आप इसके केसेस लिखा सकते हैं कि आई होगा दैट विल बी इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एन आर जो है वो लेस देन हमारे पास में आर हो जाएगा, यानी कि इससे जितना भी सम होगा ये हमारे पास में ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू ये जो है इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, देन यू विल गेट एन ई डिवाइडेड बाई आर हमारे पास में मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होगा हमारे पास में रेजिस्टेंस जो होंगे इनको पैरेलली हमने कनेक्ट कर दिया है और सभी का एक ईएमएफ होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में बनने वाला है टोटल करंट का आई का, दैट विल बी एम ई। एम का मतलब है कि भाई कितनी ब्रांचेज में हमने करंट को, कितनी ब्रांचेज में हमने इसको लगाया, 2 में 3 में 4 में कितने में हम उसको डिवाइड कर रखा है। और जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी एम टाइम्स आर, यानी कि एम टाइम्स ये हमारे पास में जो आर है, ये जो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है उसके एम आर टाइम में प्लस में आर विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस, आर हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आ जाता है। फिर यहाँ पर भी दो केस बन जाएंगे कि अगर आर मेरा लेस देन एम आर है तो यहाँ पर जो करंट विड्रॉ होगा दैट विल बी ई बाई आर हो जाएगा। अगर मेरे पास में आर ग्रेटर देन एम आर है, यानी कि जो मेरे पास में ये इसका जो सम आया था इसको एम टाइम हम कर दें कि कितनी ब्रांचेज में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको एम आर से मल्टीप्लाई कर दें, वो ग्रेटर है, वो लेस है एज कम्पेयर टू जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, देन यू विल गेट द आंसर एम ई डिवाइडेड बाई आर। और इसको आप करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस केस के अंदर में एम टाइम्स ई बाई आर मेरे पास में क्या होगा, करंट फ्रॉम वन सेल, यानी कि एक सेल से जितना करंट निकल रहा है ना, अगर ऐसा केस आ जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके मल्टीप्लिकेशन के, तो आप ये कह सकते हैं कि एम टाइम एक सेल जितना करंट दे रहा है ना उसका एम टाइम आप कर दोगे तो आपको टोटल करंट यहाँ से कितना विड्रॉ हुआ है वो आप लोगों को मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को लेके। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर में दोनों चीज़ें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है और इसके अंदर में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है। देन द टोटल करंट विल बी एन ई, एन मतलब एन तो मतलब होता है कि आपने सीरीज के अंदर में कितने लगाए और डिवाइडेड बाई आर, ये टोटल जो बाहर का रेजिस्टेंस लगा है वो, प्लस में एन आर यानी कि सीरीज के अंदर में जो रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनके एन आर, और डिवाइडेड बाई एम यानी कि कितनी ब्रांचेज के अंदर में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितनी ब्रांचेज आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों ने यूज़ किए, तो हमारे पास में मिक्स कॉम्बिनेशन इस तरह का बन जाता है भाई, ओके। इसके अंदर में भी बहुत सारे हमारे पास में केसेज आ जाएंगे जब हमारे पास में डिफरेंट आ जाएगी कि एन आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो आप लोगों को जब PDF फाइल मिले तो भाई से वहाँ से आप लोग इस फॉर्मूले को देख लेना, ओके। चलिए ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिस थे जिनको हमें यहाँ पे स्टडी करनी थी। इसके बाद में जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखेंगे भाई, इसके न्यूमेरिकल्स को लेके। फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ में इसके कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर के लेके बात करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में आएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा, और फिर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर में आ जाएंगे। तो एक लेक्चर भाई और आने वाला है इसका, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किसी नए टॉपिक के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।